नमस्कार, I am Dr. Sawan Kumar, Assistant Professor, Department of Teacher Education, नेहरू ग्राम भारती, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी प्रयागराज। मित्रों, आज एक नए टॉपिक शैक्षिक अनुसंधान एजुकेशनल रिसर्च पर आप सब के समक्ष कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। आज की इस टॉपिक के अंतर्गत हम सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे कि अनुसंधान का अर्थ क्या है, अनुसंधान पद की परिभाषाएं कुछ जो हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है उसके विषय में आप सबसे चर्चा करेंगे। अनुसंधान की सामान्य प्रकृति क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अनुसंधान के सोपान क्या हैं, स्टेप्स इन रिसर्च, उस पर चर्चा करेंगे। अनुसंधान क्रियाओं के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा को समझेंगे। हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, इस पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र हैं और शैक्षिक अनुसंधान की कौन सी सीमाएं हैं इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अनुसंधान प्रक्रम का स्वरूप सभी विज्ञानों में सामान्य रूप से नहीं है। आधुनिक प्रकार के अनुसंधान कार्यों को वैज्ञानिक तर्क विधि का औपचारिक तथा सुव्यवस्थित उपयोग कहा जा सकता है। अनुसंधान वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति में अनुसंधान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुनियोजित ढंग से समस्याओं का समाधान खोजने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान शब्द का प्रयोग अब ज्ञान की प्रत्येक शाखा के गहन अध्ययन के निमित्त होने लगा है। अनुसंधान वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। अनुसंधान के द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयत्न किया जाता है जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते। मानवीय ज्ञान की वृद्धि के दो मुख्य स्रोत हैं, एक तथ्य, दूसरा सिद्धांत। तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन अनुसंधान के द्वारा ही किया जाता है। अनुसंधान पद का हिंदी में अगर हम देखें तो शोध, गवेषणा, अनुशीलन आदि शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। शोध शब्द एक प्रकार की शुद्धि, संस्कार या संशोधन का अर्थ देता है। इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि ये प्रदत्तों के विश्लेषण और कुछ कुछ स्पष्टीकरण के लिए शोध शब्द का प्रयोग कर तो सकते हैं, किंतु यह व्यापक निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया का आभास नहीं मिलता इससे। गवेषणा शब्द भी विचारी है। जब हम देखते हैं कि प्रारंभ में भारतीय संस्कृति वनों और पर्वतों की उपत्यकाओं में फल फूल रही थी, पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, वन में गायें घूमते घूमते दूर चली जाती थी, तो उन गायों को खोजने के लिए
उन गायों को लाने के लिए उनकी व्यापक खोज होती थी। तो इस क्रिया में प्राचीन साहित्य में इसको गाय के खोजने को हम गवेषणा के नाम से जानते हैं। और उस गायों की खोज के समय हम ये देखते थे कि कुछ नई चीजों का मिल जाना। हम गायों को खोजते खोजते किसी नए स्थान के बारे में पता लग जाना, नए रास्ते के बारे में पता लग जाना, इन सब को हम अगर देखें तो हम गवेषणा से इसको वो कर सकते हैं। गवेषणा शब्द में अगर हम उसको और आगे देखें तो अनुसंधान वर्तमान ज्ञान के परिमार्जन एवं नवीन ज्ञान के सृजन की एक प्रक्रिया है। अनुसंधान का उद्देश्य आलोचनात्मक ढंग से किसी समस्या का विश्लेषण करना तथा उसका समाधान खोजना होता है। प्रदत्तों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण के द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। अतः अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जो समस्याओं के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान को अगर हम देखें तो अनुसंधान तथ्यों की खोज में सहायता करता है। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के पर्याय रिसर्च को अगर हम लें तो रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। री का अर्थ होता है पुनः अथवा बार बार, और सर्च का अर्थ है खोजना। इस प्रकार रिसर्च को जब हम देखते हैं तो रिसर्च में प्रदत्तों की आवृत्त्यात्मक और गहन खोज को हम रिसर्च के नाम से अभिहित कर सकते हैं। अनुसंधान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित है। अब जैसे अनुसंधान प्रक्रिया वास्तव में किसी समस्या के संभावित उत्तर अर्थात परिकल्पना को अवलोकन से प्राप्त सूचना की सहायता से प्रशिक्षण करना है जिससे समस्या का समुचित उत्तर प्राप्त हो सके। अनुसंधान में सफल व्यक्ति वह कहा जा सकता है जिसने किसी नए सत्य की खोज की हो, पुराने सत्यों को नए ढंग से प्रस्तुत किया हो, अथवा प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया हो। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत केवल नए सत्यों एवं नए सिद्धांतों की खोज ही नहीं वरन पुराने सत्यों एवं पुराने सिद्धांतों को नया कलेवर देना, पुराने नियमों को युगानुरूप नवीनता प्रदान करना, प्रदत्तों एवं तथ्यों का नए सिरे से स्पष्टीकरण करते हुए उसमें व्याप्त अंतर संबंधों का विश्लेषण करना भी सम्मिलित होता है। अब अनुसंधान को परिभाषित करते हुए हमारे प्रसिद्ध शैक्षिक मनोवैज्ञानिक एलवी रेडमैन तथा मोरी ने व्याख्या करते हुए बताया कि रिसर्च की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। अनुसंधान केवल एक व्यवस्थित प्रयास ही नहीं है, यह एक औपचारिक एवं गहन प्रक्रिया भी है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इस तथ्य को जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि अनुसंधान एक नवीन, एक अधिक औपचारिक, व्यवस्थित एवं गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। पीएम कुक के अनुसार अनुसंधान पीएम कुक के अनुसार हम देखते हैं कि अनुसंधान
किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थों एवं निहितार्थों का पता लगाने को हम अनुसंधान कहते हैं। कर्लिंजर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के मध्य संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित तर्क, वाक्यों की व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभविक तथा समालोचनात्मक जांच को हम वैज्ञानिक अनुसंधान कह सकते हैं। अनुसंधान किसी अर्थपूर्ण व मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, सोद्देश्य, तर्कसंगत तथा इंद्रियानुभाविक प्रयास है। अनुसंधान की सामान्य प्रकृति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि अनुसंधान कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रवृत्त होता है। अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के द्वारा किसी नवीन सामान्यकृत तथ्य अथवा सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग का विकास करने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों, ऑब्जर्व एक्सपीरियंसेस अथवा अनुभविक प्रमाणों में आधारित होते हैं। अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन के द्वारा प्रदत्त प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हम यह भी देखते हैं कि अनुसंधान की सामान्य प्रकृति के बारे में अनुसंधान में प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त नवीन प्रदत्तों, न्यू डाटा को कलेक्ट कर उसका संकलन और विश्लेषण किया जाता है। अनुसंधान कार्य सुनियोजित ढंग से किया जाता है, वो वेल प्लान्ड होता है। अनुसंधान सदैव वस्तुनिष्ठ तथा तर्कसंगत होता है। अनुसंधान कार्य को करने के लिए विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। अनुसंधान औपचारिक क्रिया होती है। अनुसंधान फॉर्मल होती है। अनुसंधान कार्य की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि अनुसंधान के सोपानों की जब हम चर्चा करते हैं तो अनुसंधान के कई सोपान होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक अनुसंधान को कुछ विशिष्ट पदों अथवा क्रमानुसार किया जाता है। समस्त अनुसंधान प्रक्रिया कई क्रियाओं का मिश्रण है। ये क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं। इनमें हम जब बात करते हैं तो देखते हैं कि अनुसंधान प्रक्रम का स्वरूप सभी विज्ञानों में समान नहीं होता, थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है। सामान्यतः सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के विभिन्न चरण होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम समस्या का चयन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं, और समस्या का चयन ही सबसे बड़ी समस्या होती है। हम यह देखते हैं कि कौन सी समस्या है जिसके समाधान के लिए हमें आगे प्रयास करना है और हम अनुसंधान पर आगे बढ़ते हैं। दूसरे समस्या के चयन के बाद हम संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, रिव्यू लिटरेचर, इसमें हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारी समस्या है इस समस्या से संबंधित और कितने अनुसंधान हुए हैं और उसमें
क्या क्या निष्कर्ष मिले हैं और उसमें और क्या हो सकता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अध्ययन हेतु समस्या को उठाना, राइजिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी, इसमें अध्ययन समस्या का युक्ति संगत आधार प्रस्तुत करते हैं। हम अध्ययन से संबंधित विभिन्न प्रत्ययों, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके निर्मितों को हम पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। अध्ययन के उद्देश्यों को बताते हैं, हम अध्ययन के उद्देश्य को देखते हैं। अध्ययन के क्षेत्रों को हम सीमाबद्ध करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये हमारा पूरा अनुसंधान, जिस पर हम अनुसंधान करने जा रहे हैं, जो हमारा समस्या है, इसका हम एक सीमांकन करते हैं। इसके आगे हम अध्ययन के लिए परिकल्पनाओं की रचना करते हैं। हम फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसको लेकर के हम रिसर्च हाइपोथेसिस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया को लेकर के हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम अनुसंधान अभिकल्प, जो हमारा रिसर्च डिजाइन है, हम उसको देखते हैं। और जो प्रतिदर्श प्रक्रिया है, हमारी जो सैंपलिंग प्रोसेस है, हम उसको देखते हैं कि हमको कितने सैंपल पर हमको पूरे जो हमारा अनुसंधान का जो समस्या है, वो समस्या जो पूरे पॉपुलेशन में से हम कितने पर अपने इस अनुसंधान को, इस समस्या को देखेंगे, ये सैंपलिंग प्रोसेस करते हैं। फिर हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, डाटा एनालिसिस, डाटा कलेक्शन करेंगे। डाटा कलेक्शन करने के बाद हम आंकड़ों का व्यवस्थापन और विश्लेषण, वो ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस की प्रक्रिया करते हैं। फिर परिकल्पना को सत्यापन की बात करते हैं। उसमें ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, उसके वेरिफिकेशन को देखते हैं। और फिर हम में निष्कर्ष तथा सामान्यीकरण की प्रक्रिया प्राप्त होती है और हम उस निष्कर्ष से आगे बढ़ते हैं। ये विभिन्न सोपान हैं जिसमें हम अनुसंधान को लेकर के आगे चलते हैं। अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य, पीछे यह स्पष्ट किया जा चुका है कि परंपरागत प्रकार से अनुसंधान कार्यों का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान खोजना होता है। इसमें फिर भी हमने कई उसमें जब देखा तो तरह तरह की उद्देश्य हमारे सामने प्रस्तुत हुए। उसमें वर्तमान समय में चल रहे या भूतकाल में जो घटित घटनाक्रम है, जो फिनोमेना है, उसको हम भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान का ये मुख्य उद्देश्य होता है। हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, समूह या परिस्थितियों की जो विशेषताएं हैं, उसकी यथार्थता को हम जानने का प्रयास करते हैं। दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान अंतर संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। दो से चरों के बीच जो कार्य कारण संबंध से संबंधित किसी परिकल्पना का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि किसी दृष्टिगोचित प्रवृत्ति या सिद्धांत का अन्य परिस्थितियों में जो हम सामान्यीकरण करते हैं, वो किस प्रकार से कर सकते हैं। किसी नियम या सिद्धांत का स्पष्टीकरण का जो स्वीकार ढंग से हम उसको किस तरह से प्रतिपादित कर सकते हैं। इस तरह के हम कई उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं, जो अनुसंधान में, शैक्षिक अनुसंधान में ये मुख्य उद्देश्य हमें दिखाई पड़ते हैं। शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा, शिक्षा जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। हम यह देखते हैं कि शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मानव जन्म से लेकर के जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में जो वृद्धि एवं व्यवहार में जो परिवर्तन किया जाता है, वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है।
अत्यंत साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक समस्याओं तथा शैक्षिक चिंतनों के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का एक प्रयोग है। शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक अथवा प्रासंगिक संदर्भों में पाई जाने वाली समस्याओं एवं चरों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए अगर हम देखें तो प्राय 3 प्रकार अपेक्षित हैं। उसमें 3 प्रकारों में विवरण, व्याख्या एवं भावी कथन। इस प्रकार हम जब देखते हैं तो शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा से जुड़ी स्थितियों के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन करती है तथा इसके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा अनुसंधान से अभिप्राय शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण ढंग तथा सफल बनाना है। प्रभावपूर्ण ढंग से हमें सफल बनाना है, चाहे यह कार्य शिक्षा समस्याओं के समाधान से तथा नवीन तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रतिपादन से ही क्यों न किया जाए। इस प्रकार हमें शैक्षिक अनुसंधान की अवधारणा मेरे सामने आती है। शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, क्यों पड़ी? हम यह देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान के रूप में आज विश्व का हर शिक्षा प्रणाली इस बात को विशेष महत्व देती है कि शिक्षा के उद्देश्यों, उसके साधक तत्वों, परिणामों की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार तभी संभव है जबकि शैक्षिक अनुसंधान की मदद ली जाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुसंधान के अनुप्रयोग से पूरी शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के साथ शैक्षिक प्रयासों में मितव्ययिता, संसाधनों का इष्टतम मतलब सर्वाधिक उपयोग तथा कम से कम ज्ञान, कम से कम खर्च पर उद्देश्य की पूर्ति अधिक तेजी से होती है। इस प्रकार हम जब देखने का प्रयास करते हैं तो शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए अन्य सभी क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान की आवश्यकता है। उसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इसमें प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जैसे विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में शिक्षा का ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि से हम जब इसका देखते हैं तो इतिहास से बहुत घनिष्ठ रूप से यह संबंधित है। शिक्षा पर इन विषयों पर विशेष प्रभाव पड़ता है और जिसका वैज्ञानिक अध्ययन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षा का विज्ञान एवं कला के रूप में विकास जब हम देखते हैं तो शिक्षा विज्ञान एवं कला दोनों है। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि किस प्रकार कक्षा में तथा कक्षा के बाहर शिक्षक अपनी भूमिका अधिक प्रभावी बना सकता है। ऐसी प्रश्नों के उत्तरों के लिए हम यथेष्ट रूप से अगर देखें तो अनुसंधान की आवश्यकता होती है। प्रजातांत्रिक संप्रत्ययों की पुष्टि एवं सुधार जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों की का जो हमारे सामने प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, इन सब को स्थायी और समृद्ध बनाने के लिए मुझे अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा की बदलती हुई विचारधारा, शिक्षा संबंधित विचारधारा में परिवर्तन हो रहे हैं, पुरानी पद्धतियां लुप्त हो रही हैं और इनका स्थान नवीन संप्रत्यय तथा चिंतन ले रहे हैं, जिनके कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान बहुत ही आवश्यक हो गया है। शिक्षा संबंधी बदलती हुई इसी विचारधारा के रूप में जो अंतरराष्ट्रीय कमीशन की रिपोर्ट है लर्निंग टू बी से स्पष्ट किया जा सकता है कि शिक्षा एक सीमित विषय नहीं रहा, बल्कि अब यह प्रक्रिया बन गया है जिसके द्वारा मानव
ज्ञान वर्धन के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना वृद्धि कर रहा है। इस प्रकार हम यह भी देखते हैं कि शिक्षा अत्यंत व्यापक है। व्यक्ति किसी भी अवस्था में इसे ग्रहण कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं। शिक्षा की जो बदलती विचारधारा है, इसके आगे हम ये भी देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास अनुसंधान के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में हमारा सामाजिक परिवर्तन नित्य प्रतिदिन हो रहा है और उसके अनुसार हमें वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास से किस प्रकार समायोजित करना है अपने को, इसके लिए भी अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा शिक्षण, शिक्षक के लिए कक्षा शिक्षण उसकी कर्म भूमि है। कक्षा शिक्षण के विभिन्न पक्षों पर शोध की आवश्यकता है। वर्तमान समय में अगर हम यह देखें तो जिस तरह से पूरा विश्व कोविड-19 के महामारी से जूझ रहा है, तो इस समय कक्षा शिक्षण से ज्यादा हम उस पर किस तकनीकी पर अपने को आगे ले जा सकते हैं। तो कक्षा शिक्षण से आगे हम जो ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें अनुसंधान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण कौशलों का उपयोग, शिक्षण कौशल के उपयोग के लिए मुझे बहुत ज्यादा अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से ऑनलाइन टीचिंग या वर्चुअल क्लासरूम का जो नया कंसेप्ट, नई तकनीकी आ रही है, उसको जानने और उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। कक्षा कक्ष वातावरण को सफल बनाने के लिए भी मुझे अनुसंधान की आवश्यकता पड़ती है। हम यह भी देखते हैं कि जो शिक्षा तकनीकी है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, कितना और आगे यह तकनीकी माध्यमों एवं उपकरणों की प्रभावशीलता के संदर्भ में अनुसंधानों की आवश्यकता आज के समय में स्वयं सिद्ध है। कक्षा शिक्षण कला को अधिक परिमार्जित रूप से उपयोगी एवं विकसित करने के लिए शिक्षा अनुसंधान किए जाने चाहिए। प्रस्तुतिकरण के ऐसे प्रतिमान विकसित किए जाएं जिससे आज अगर हम कक्षा में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो भी हम घर पर किस तरह से उसका लाभ ले सकें, इसके लिए मुझे अनुसंधान की आवश्यकता महसूस हो रही है और होती है। शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति, अगर हम देखें तो शैक्षिक अनुसंधान अपनी प्रकृति में वैज्ञानिक है। शैक्षिक अनुसंधान का जो स्वरूप है वो मौलिक एवं व्यवहारिक दोनों है। शैक्षिक अनुसंधान के प्रकृति, जो शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति है, उस प्रकृति की बात अगर हम करते हैं तो उसमें शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के स्वस्थ दर्शन पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान सूझ तथा कल्पना पर आधारित होता है। शैक्षिक अनुसंधान में अंतर विषयक इंटरडिसिप्लिनरी पद्धति का प्रयोग होता है। शैक्षिक अनुसंधान में हम यह देखते हैं कि निगमनात्मक तर्क पद्धति का सहारा लिया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान में उस सीमा तक शुद्धता नहीं होती जितनी प्राकृतिक विज्ञानों संबंधी अनुसंधानों में होती है। शैक्षिक अनुसंधान बहुत कम खर्चीले होते हैं। इस तरह से शैक्षिक अनुसंधान कार्य कारण संबंधों पर आधारित होते हैं। शैक्षिक अनुसंधान को हम कितना भी कर लें, हम यांत्रिक नहीं बना सकते। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र, जब हम शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र की बात करते हैं तो यह देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षा दर्शन, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, व्यवस्थापन, संचालन, समायोजन, धन व्यवस्थापन, शिक्षण विधि, सीखना तथा उसे प्रभावित करने वाले तत्व, प्रशासन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन आदि सभी आ जाते हैं। शिक्षा में अनुसंधान की जो हम देखते हैं आवश्यकता है, उसमें अनुसंधान एक स्वदेश एवं
सविचार प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मानव समाज के साथ साथ मानव समाज के ज्ञान को विकसित और परिमार्जित कर उपयोगी बनाना है। इसके महत्व के बारे में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का भी मत है कि अनुसंधान के बिना हमारा अनुसंधान के बिना अध्ययन मृतप्राय हो जाएगा। अतः ज्ञान के विकास हेतु हमें अनुसंधान आवश्यक है और यह ज्ञान का विकास जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अनुसंधान है और शिक्षा, अनुसंधान और शिक्षा भी एक उद्देश्य सविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का पोषण होता है। शिक्षा के अंतर्गत प्रगति, परिमार्जन और विकास हेतु अनुसंधान की आवश्यकता निर्विवाद है। अनुसंधान तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं के लिए भी हमारा अनुसंधान का क्षेत्र है। हम देखते हैं कि अनुसंधान की सीमाएं कौन कौन सी हैं। अनुसंधान, जब हम शैक्षिक अनुसंधान की सीमाएं शिक्षा के यथार्थ से संबंधित ज्ञान की प्रकृति एवं उसकी स्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। हमें ज्ञात है कि शिक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक समाज के दर्शन को जिस तरह से हम लोग देखते हैं वो दर्शन को प्रतिबिंबित एवं कार्यान्वित करती हैं। इस प्रकार सामाजिक दर्शन की सीमाओं का प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षा व्यवस्था में देखा जा सकता है। शैक्षिक अनुसंधान को पूरा करने में शिक्षा व्यवस्था की इन सीमाओं, व्यवस्थाओं एवं तनावों की प्रतिछाया अवश्य ही पड़ती है। इस प्रकार शैक्षिक अनुसंधान की सीमाएं कुछ इस प्रकार हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। विषय वस्तु की जटिलता। शिक्षा अनुसंधान में विषय वस्तु की जटिलता एक प्रमुख समस्या का कारण बनती है। इसमें हम देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान का जो विषय वस्तु है वो मानव स्वभाव तथा उससे संबंधित कारक हैं और जो अत्यंत जटिल प्रकृति के हैं। हम मानव स्वभाव को अन्य वैज्ञानिक अनुसंधानों की तरह उसे हम पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते, उसे हम पूरी तरह से उस मानव स्वभाव को हम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। विषय वस्तु की जटिलता ये हमारे प्रमुख जो सीमाएं हैं शैक्षिक अनुसंधान की वो दिखी जाती हैं। शैक्षिक चरों की प्रकृति, हम यह भी देखते हैं कि हमारा जो शैक्षिक अनुसंधान है जिन चरों के लेकर के हम अनुसंधान करते हैं वो बुनियादी तौर पर आत्मनिष्ठ एवं परिवर्तनशील संदर्भों में से आबद्ध होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हम उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। शैक्षिक चरों की प्रकृति भी हमें शैक्षिक अनुसंधान में ये मुख्य रूप से समस्या देखी जाती है। आधार सामग्रियों को एकत्र करने हेतु उपकरण, अगर हम देखें तो शैक्षिक अनुसंधान के कई अनुक्षेत्रों एवं साक्ष्यों एवं आधार सामग्रियों के संकलनार्थ जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं उनकी विश्वसनीयता एवं वैधता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। इस तरह से हमारा जो डाटा कलेक्ट होता है वो अपने आप इनकी विश्वसनीयता एवं वैधता के कारण थोड़ा संदिग्ध हो जाता है। नियंत्रण एवं आवृत्ति की समस्या, जब हम देखते हैं तो नियंत्रण एवं आवृत्ति की समस्या, इसमें शिक्षा की परिस्थितियां गतिशील होने के कारण ये परिवर्तित होती रहती हैं। इस दृष्टि से शोधकर्ता
उन पर न तो पूर्णतः नियंत्रण रख सकता है और न ही उन्हें पुनरावृत्ति के दायरे में ही लाया जा सकता है। प्रेरक एवं प्रयोज्यों की आपसी अंतःक्रिया। प्रेरक एवं प्रयोज्यों के व्यवहार एवं दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। हम जिन्हें देखते हैं कि ये सामाजिक वांछनीयता का तत्व समाविष्ट होने के कारण इनके जो प्रेक्षक एवं प्रयोज्य हैं वो उससे प्रभावित होते रहते हैं। पूरी तरह से निरपेक्ष होकर के वो न तो उस तथ्य को ले सकते हैं, उस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और न उसका हम परिमार्जन कर सकते हैं। प्रशिक्षित शोधकर्ताओं की कमी। आज के प्रस्तावित अगर अर्थों में हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो प्रशिक्षित सूझवान एवं संलग्न जो वचनबद्ध और डिवोटेड डेडिकेटेड शोधार्थियों की कमी है। आज हम केवल डिग्री के लिए शोध से शिक्षा का भला नहीं होने वाला है। मुझे इसे और आगे उसके प्रति हमें डिवोटेड होना पड़ेगा और डेडिकेटेड होना पड़ेगा। अनुसंधान के लिए धनराशि की कमी है, ये प्रमुख सीमा रही है। अनुसंधान का ये व्यवहारिकता पर अधिक बल देने के कारण इसमें समस्याएं आती हैं। मूल्यपरक निर्णय एवं प्रासंगिकता की समस्या भी इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अनुसंधान की सीमाओं के रूप में हम देख करके उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्पष्ट है शैक्षिक अनुसंधान की जो मुख्य रूप से शैक्षिक अनुसंधान की जो मुख्य सीमाएं हैं, शिक्षा जैसे आत्मनिष्ठ, गतिशील, परिस्थितिगत घटनाओं से प्रभावित होने की अपार संभावनाओं रखने वाली विद्या से घनिष्ठ रूप से आबद्ध हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले शोधकर्ताओं को समस्या चयन से लेकर परिकल्पना, निर्माण, प्रदत्तों के संकलन, उनके प्रतिपादन, विश्लेषण, उनके आधार पर सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष निरूपण तथा शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवस्था तक अत्यंत सजग एवं वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।